अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें चार तरह की चीजें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब शरह अता फरमा मेरे सदर को, सीने को कहते हैं। व यस्सिर ली कहते हैं आसानी को। यस्सिर ली मेरे लिए आसान कर दे, अमरी मेरे काम को। वाहलुल उक़दतम और खोल दे मेरी गिला लिसानी मेरी जुबान की। यफ़क़हू क़ौली ताकि वो मेरी बात को समझ सके। मैं कोशिश किया करूंगा कि आप मुसलमान हैं, आई थिंक सो, तो इसमें मैं रोज का एक लफ्ज आपको कुरान का बताया करूं, ताकि आपको उसमें शौक पैदा हो कि ये जो किताब है, जब तक इस किताब को आप अरबी में सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, बेशक बगैर ग्रामर के ही, उस वक्त आपको इसकी इल्हामी होने का शौक ज्यादा पैदा नहीं होगा। आप पढ़ेंगे, आप सवाब की खातिर आप पढ़ते रहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। हम सवाल तो नहीं करते किसी से, क्योंकि कुट पड़ती है उसके बाद मुसलमान मारते हैं कि भी ये तुम कैसी बात है, ये नहीं मेरा ईमान का हिस्सा है। भाई ईमान का हिस्सा उन्होंने अकल भी दी है ना, उस अकल के उस लेवल तक पहुंचो। कहा गया है कि भी ये किताब है, हमने बहुत मुबारक किताब उतारी है, इसको अक्लमंद लोग जो है इसको समझते हैं। समझो इसको, तफक्का फिद दीन, दीन में समझ रखो। ये थोड़ी खाली टेक्स्ट ही पढ़ते रहना। आप टेक्स्ट की किताब जो है सवाब के लिए पढ़ते जाए, समझे ना इसे। और जिस दिन आप जा रहे हो पेपर देने के लिए, आपकी माँ जो है वो आपके सर के ऊपर इसका साया कर दे टैक्स का, कि जा मेरा बेटा मेरी बेटी टैक्स के साए में जा, तो पास हो जाएंगे। तो वो बस सवाब तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमें इसका सवाब तो मिलना ही मिलना है, लेकिन स्वाद भी आना चाहिए। जिंदगी में पता भी चलना चाहिए कि ये कुरान अल्लाह की किताब है क्यों। इट इज अ डिवाइन बुक, इसके ऑथर अल्लाह ताला की जात क्यों है, तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, इस सेल टैक्स के अंदर आज हम पहले रिकैप करेंगे, राइट। सीए के अंदर जो प्रॉब्लम मैंने देखी है स्टूडेंट के अंदर, वो ये है कि थकावट हो के ये पीछे होना शुरू है। मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है, अब तो खैर वो काफी हद तक फौत हो चुका हुआ है उम्र के साथ साथ। तो मैंने देखा कि हम लोग जब अपने टूर को लेके पहाड़ों पे चलते थे, तो स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी स्टॉप पे बैठना शुरू हो जाते थे, और टॉप पे बहुत कम ज्यादा कम पहुंचते थे। ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब वो टॉप पे पहुंच जाते थे ना, तो फिर वो कहते थे कि यार मजा आ गया, सारी थकावट दूर हो गई। मुझे याद है ये नूगा गली में आगे एक मोक्षपुरी स्टॉप है, तो मैं एक दफा गया तो मेरी चल चल के मेरे जो नाखून था मेरे अंगूठे का वो उतर गया, इतना मैं चला। लेकिन मैं जब वहां पर पहुंचा, तो वो सारी थकावट दूर हो गई कि यार इतनी खूबसूरत जगह जो है, यहाँ पर पहुंचा। सीए भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इसकी क्लाइमेक्स को छू लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, केटू को सर करते हुए, माउंट एवरेस्ट को सर करते हुए कई लोग मर जाते हैं। और लोगों को पता होता है कि यार इसमें 40-60% चांस है मरने के। लेकिन उस चीज को देखने के लिए कि यार मैंने केटू पहाड़ के ऊपर पहुंचना है और वहां से दुनिया को देखना है, लोग अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। सीए का स्टूडेंट जो है वो नींद की बाजी भी नहीं लगाता, कोई बाजी नहीं लगाता, वो उल्टी उल्टी बाजी लगाता है बस। वो उल्टी बाजी समझते हैं ना, उल्टी बाजी बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे ऐसे रोल करते हैं, आपको हमें कहते हैं कलाबाजियां लगानी। वो सिर्फ वही लगाता रहता है बिस्तरे पे, और इसके अलावा उसको। तो बेटा ये बात याद रखें कि ये जो चढ़ाई है ना, ये जो सीए की चढ़ाई है, इसके अंदर थकावट होनी है। इसमें आपको अपना मन जो है वो मारना ही पड़ेगा, ये बात याद रखें, इसके बगैर नहीं हो।
मैंने कहा सबसे ज्यादा इसमें जो मुश्किल चीज है वो मुस्तकिल मजाजी है। लोग इसके बरक्स समझते थे मुश्किल बहुत है। मैं कहता हूँ सीए मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपका मन है जो हरामी है। कहते हैं ना, मन हरामी हुजता हजार। ये आपका मन जो है ना, ये आपको नहीं उठने देता। वरना अल्लाह ताला ने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप सीए नहीं कर सकते। आप मुझे फिजिकली देख लें, मेरी तस्वीर भी देख लें, मेरे दो ही कान हैं। आपको मैं इंसान ही नजर आ रहा हूँ। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें कोई खोता, कोई घोड़ा, कोई नहीं है। कोई शेर नहीं है उसमें, सारे इंसान है जिन्होंने किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी पावर उससे ज्यादा है। हमें ऐसी सोफिस्टिकेटेड कोचिंग नहीं मिलती थी जितनी आपको मिल रही है। ये सहूलियात हमारे लिए नहीं थी, ये बात याद रखें। हमें सारे पेपर देने पड़ते थे, आर्टिकल्स करने पड़ते थे, सारा काम करना पड़ता था। आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप एक पेपर पास कर ले, दो पेपर पास कर ले, आपके लिए ये आसान है। समझ आ रही है? तो इसलिए आपको नहीं एक्सक्यूज होना चाहिए। आपके पास तो ये सारा काम आपको करना चाहिए। अच्छा जी, सेल्स टैक्स के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा नोट करना शुरू करें तो हम कहेंगे कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो है ना, वो ये होती है। इसमें टैक्स पीरियड से क्या मुराद है? 1 मंथ, ठीक है ना। मंथ के ऊपर आप इसको वो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टैक्स पीरियड इसमें ये हो गया। इसका टैक्स रेट जो है वो क्या है? 18%। सही है। और हमने कहा था कि आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे तो आपको क्या है? 4% फर्दर टैक्स भी देना है। इसकी एक्सेप्शंस टू फर्दर टैक्स वो क्या है? वो हमारी है, यानी वो भी हो सकती है। आपके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स अंडर व्हाट circumstances you can not claim इनपुट टैक्स। ये हमने इसके अंदर चीजें डिस्कस की थी। और when you can claim इनपुट टैक्स, ये भी सवाल है ना। यानी देखें, ये जो कंटेंट्स होते हैं ना, ये जस्ट लाइक अ गिफ्ट होते हैं, तोहफा होते हैं। जो तोहफा होता है वो एक होता है तोहफा, किसी को कुछ शरारत करेगा तो यार तू भी तोहफा ही है। नहीं, ये तोहफा जो है सही वाला जो होता है, उससे किसी की याद आती है। आपके पास किसी ने घड़ी दे दी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे शादी के टाइम में एक घड़ी जो है वो गिफ्ट की थी। वो जब भी पहनता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार क्या हमने हरामदगी की थी, उनसे पैसे लिए हुए हैं। उनकी बेटी भी ले आए हैं, साथ उनसे जहेज भी ले आए हैं। तो अभी तक मुझे वो जो है ना वो चीज याद आती। तो ये कंटेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो एक लाइन को पढ़ने के बाद आपको पैरा जहन में आ जाए। मसलन ये लिखा हो कि एक्सेप्शन टू द फर्दर टैक्स, तो आप कहें एंड कंज्यूमर को देंगे तो नहीं लेना, गवर्नमेंट की एजेंसीज को होंगे, रिटेल गुड्स के ऊपर नहीं लेना, जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट गुड। ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। इसके बाद अगर कहेंगे जी कब आपका इनपुट जो है वो तलफ हो जाएगा,
एग्जाम्ड गुड्स हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। एक इसमें सवाल था, हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हु आर रजिस्टर्ड, ठीक है। लाइबल या रिक्वायर्ड एक ही चीज है। आप इसमें कहेंगे व्हाट इज मेंट बाय कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। ये इस तरह की चीजें, और हमने इंपॉर्टेंट क्या थी, पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी चाहिए, पेमेंट कैसे करनी चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी चाहिए। ये जवाब गलत है आपका। देखिए ये आपका जवाब गलत है। अगर सिर्फ इतनी बात एग्जाम में पूछी जाए कि व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट इन सेल्स टैक्स, तो आप इतनी बात लिखेंगे बैंकिंग चैनल, तो ये आपका आंसर गलत है। ये बात याद रखें, जब कंडीशन अटैच की जाए तो आपको दोनों कंडीशन को बताना है, और अगर उनमें से कोई एक कंडीशन पूछी जाए तो उस कंडीशन को बताना होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपसे सिर्फ ये वाली बात पूछी जाए कि भी आप ये बताएं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस यू कैन मेड पेमेंट थ्रू कैश, तो फिर आपने सिर्फ इतनी बात का आंसर करना है। व्हेन पेमेंट शुड बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, उसके क्या प्रोविजन है तो वो अलग लिखें। लेकिन अगर सिर्फ पेमेंट का पूछा जा रहा है तो आप कैश का भी बताएंगे और बैंकिंग चैनल का भी बताएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पेमेंट जो है वो उसके रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट करवा लें, तो आप कहेंगे यस, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर, उसकी अप्रूवल चाहिए, और सेल को आप प्रॉपर बुक करेंगे अपनी किताबों के अंदर, ये वाली चीज आप कह सकते हैं। सही है ना, ये चीजें होनी चाहिए। तो मोड ऑफ पेमेंट ये थी। इसके अलावा हमने क्या थी कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलता, ऐसी भी है ना। लिस्ट द आइटम्स वेयर अगेंस्ट होम, होम यू कैनॉट क्लेम इनपुट टैक्स। ये कौन सी आइटम्स हैं, तो आप लिख देंगे उसमें क्रॉकरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन ये लाजमी लिखेंगे अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, ये लाजमी लिखेंगे। अगर आप समझे फिक्स एसेट के अगेंस्ट जो इनपुट आप कैसे क्लेम करेंगे, तो आप कहेंगे कि वो टैक्सेबल गुड्स में यूज होना चाहिए, या जीरो रेटेड में होगा तो उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे, एग्जाम्प्ट में होगा तो उसको जाया उसका नहीं होगा। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड परचेज रिटर्न, सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स, ये वाला आज का हमारा टॉपिक है। इसमें और चीजें भी हो सकती हैं, क्रैश डिस्क्रिपेंसी आप पढ़ चुके हुए हैं। तो आपने इस तरह से कंटेंट्स बनाने हैं, मैं भी आपको दूंगा एक पर्चा उसके अंदर जो जिसको मैंने तावीज कहा था, तो वो भी आप जो है उसमें कीजिएगा, लेकिन कम से कम आपको ये चीजें होनी चाहिए। देखिए ये एक आध दिन के अंदर हमने अब फाइनल क्वेश्चन में छलांग लगा दें आपका। अब जो कल की असाइनमेंट थी आपने कर ली है, सबने की है नहीं की। कल आपको कुछ क्वेश्चन कहे थे कि यार ये करने हैं, वो बेसिक, दैट इज द बैकबोन, वो बैकबोन है इसकी, नहीं किया आपने। ये तीन चार ही कही जा रहे हैं, बाकी सारे जो है ना वो ऐसे कब्रिस्तान से बात कर रहा हूँ। यू आर लिविंग इन अ ग्रेवयार्ड। सर उन्होंने ग्रुप डिसाइड किया इन्होंने कहा हमने कैंडी कर दी आज मैं सेंड करूंगा। तो भाई कुछ बता तो देना, मसलन इसमें मैं कोई आपका गैर महरम हूँ कि आप मेरे से बात नहीं करना चाह रहे, बता दें कि जी हाँ सर नहीं सेंड अभी की, सेंड करेंगे तो कर आज सेंड करूंगा सर मैं कैंडी करवाना हो गई है भाई। आज आज कर लीजिएगा, ठीक है ना, आज प्लीज कर लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको करना जरूरी है। अच्छा जी, ओके, अभी जो हम बात करने लगे हैं सेज रिटर्न की, उसको जरा देखिए। जो चीज अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, इसमें
डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा डिस्कस होगा, एंट्री नहीं मैं डिस्कस करूंगा कोई भी, और करूंगा भी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। हम भी अभी हमने बातें सिर्फ इतनी ही की थी कि भाई आप चीजों को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लोगों से टैक्स लेंगे। आप लोगों से चीजें खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। यही हम बातें अभी करते आ रहे हैं। इसमें एक यूजुअल ट्रांजैक्शन ये भी होती है कि चीजें बाज औक़ात आपको वापस करनी पड़ती। तो सबसे पहले तो वो हालात क्या होते हैं, हमें उसको सीखना है। ठीक है, कि भाई वो क्या कंडीशंस हैं कि जब चीजें मुझे वापस करनी पड़े, या उस इनवॉइस को जो मैं इशू कर चाहूँ उसको चेंज करना पड़ जाए। इसको बड़ी तसल्ली से समझने की जरूरत है। हम इसको जरा पहले वन बाय वन देखते हैं। एक चीज तो ये होती है कि गुड्स आर सब स्टैंडर्ड्स। सब स्टैंडर्ड है, जो चीजें मंगवाई गई थी वो सब स्टैंडर्ड है, मुझे वो नहीं चाहिए, गलत है, आप वो वापस कर दें। ऐसे ही होता है ना। दूसरा ये हो सकता है कि वो स्पेसिफिकेशन ही नहीं थी जो आपने मंगवाई है, चीजें ठीक है लेकिन वो चीज नहीं है जो आपने मंगवाई थी, आपको चीज ही और भेज दी गई है, उसमें भी आपको चीजें वापस करनी होती हैं। थर्ड ये है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, फिर भी आपको चीजें वापस करनी पड़ जाती हैं। फोर्थ ये है कि आपने जो चीजें कही थी उसका कोई ब्रांड डिफरेंट आ गया। आपने कहा था जी मुझे आप एयर कंडीशनर भेज दें मित्सुबिशी का, उसने जो था वो चून लाई का भेज दिया, कोई और भेज दिया जो कि आपको पसंद नहीं था। या ये था कि इनवॉइस ही गलत बन गई, आपने रेट लगाना था 1.5 टन का, रेट लगा दिया आपने 1 टन का। अंडर इनवॉइसिंग भी हो सकती है, ओवर इनवॉइसिंग भी हो सकती है। ये बात समझ आ रही है। यस सर। इन सर्कमस्टांसिस, ये इंडिपेंडेंट सवाल आपको पेपर में मिलेगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस डेबिट क्रेडिट नोट में बी इशूड। देखें अब जरा बात सुनिएगा। एक चीज थी कि जब मैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन में था तो जो सेल करता है वो इनवॉइस इशू करता है, और जो परचेज करता है वो इनवॉइस रिसीव करता है, हो गया। लेकिन इस इनवॉइस में अगर चेंज आई तो मुझे क्या करना है कि एक प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, वरना डिपार्टमेंट इस सेल परचेज की रिटर्न को नहीं मानेगा। ये आप देखें, इनकम टैक्स के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर इन चीजों को आप डिस्कस नहीं करते। इनकम टैक्स के अंदर बस लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, और आप उसको अपने सवाल में ले जा रहे हैं। अकाउंटिंग में भी ऐसे ही होता है, लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोग इससे टैक्स चोरी कर सकते हैं। रिटर्न रिटर्न डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे, इसलिए इस प्रोसीजर को बताने की जरूरत थी, जिसके लिए कि लॉ ने फिर रूल्स बनाए। ऑर्डिनेंस और रूल्स में फर्क होता है, एक्ट और रूल्स में फर्क होता है। एक्ट के अंदर असल कानून मौजूद होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन रूल्स में होती है। तो इसके ऊपर क्या है, रूल्स मौजूद हैं। जब एक दफा इनवॉइस इशू हो जाए, उस इनवॉइस में ये जो बातें मैंने बताई हैं इनमें से कोई काम करने के लिए भी दोबारा नहीं इनवॉइस इशू की जाती, इनवॉइस को रिवाइज नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, इनवॉइस को रिवाइज, उसके लिए लॉ ने जो मैकेनिज्म दिया है वो है इशुएंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इशुएंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अब जरा सुनिएगा। ये बात इंपॉर्टेंट भी है और कुछ दिमाग पे बोझ भी डालती। ठीक है, और अगर आप सो रहे हैं तो मजीद सोना शुरू हो जाएंगे, और अगर जाग रहे हैं तो आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। सही है, इसलिए जरा तवज्जो से आपने ये बात मेरी सुन ली है। जब आप सेल करते हैं क्या करते हैं, तो आप जिसको सेल करते हैं उसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। अहमद ने जहूर सन्स को सेल की तो करेगा डेबिट जहूर सन्स, क्रेडिट सेल्स। मैं कैश की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपने डेबिट, उसको डेबिट किया ना आपने,
तो सप्लायर जब डेबिट करता है तो उससे मुराद होती है कि वो सेल कर रहा है। सप्लायर जब डेबिट करता है तो उसका मुराद उसने सेल की है। अब जब इसको चीजें वापस आएंगी ना तो वो इसको क्रेडिट करेगा। सेल्स डेबिट और जहूर शामिल क्रेडिट। अब अगर एग्जाम के अंदर, अच्छा, एग्जाम के अंदर आपको सप्लाईज की जगह पर डेबिट लिखा हुआ नॉर्मली कभी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, राइट, लेकिन नॉर्मली एग्जामिनर इसको डेबिट नहीं कहता। इसको क्या लिखता है? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक्सपोर्ट। यहां वो डेबिट का वर्ड यूज, इसलिए परचेज के लिए वो क्रेडिट का वर्ड यूज नहीं करता। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होती है ना तो वहां पर वो डेबिट क्रेडिट का वर्ड यूज करता है। क्या करता है? तो सप्लायर के लिए क्या होगा? क्रेडिट का वर्ड यूज होगा। सप्लायर के लिए क्या होगा? उसके लिए वो वर्ड यूज करेगा क्रेडिट नोट इशूड। तो आप समझ जाएंगे ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। ये लिख लें अपनी कॉपी में ना। सिर्फ अगर एग्जाम में इतनी बात लिखी हो, अगर ये सिर्फ लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड, तो आपने इससे क्या मुराद लेनी है? यानी मेंशन नहीं है। तो इतनी बात क्रेडिट नोट इशू की, इतनी बात आपको दो चीजें बताएगी एग्जाम के अंदर। अगर नथिंग इज मेंशन, जस्ट इट इज रिटन क्रेडिट नोट इशूड, तो आपको दो चीजें एग्जामिनर इस एक लाइन से बता रहा होगा। नंबर वन, कि आप सप्लायर हैं और ये सेल्स रिटर्न है। मैंने लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड, तो आप कहेंगे सर वो है, ये कहाँ से पता चला मैं सप्लायर? या आपने कैसे फाइंड कर लिया? क्रेडिट नोट तो और बहुत सारी चीजों में इशू किया जा सकता है। तो सेल्स रिटर्न के अंदर क्या है? क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। अब मैं बार बार कर, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसे क्या मुराद होगी? कि आप सप्लायर हैं और सेल्स रिटर्न। और अगर यहां लिखा जाए डेबिट नोट इशू, तो आप इसको लिखेंगे परचेज रिटर्न। इससे भी दो बातें आपको समझ आएंगी। एक, कि आप बायर हैं, और दूसरी क्या है? ये परचेज जो है वो क्या हो रही है? रिटर्न। क्लियर होगी बात? सिंपल। लेकिन अगर वो एक नोट लिख दे, अब ये ध्यान से जरा सुनना है, ठीक है? डेबिट नोट इशू टू कस्टमर्स, ये बात जरा ध्यान से देखनी है। देखिए ये जो लिखा हुआ ना क्रेडिट नोट इशूड, ये किसको था? कस्टमर को। ये इसमें अज्यूम था कि कस्टमर को इशू किया जा रहा है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो। आप सप्लायर हैं, ऐसे ही है ना? घूम तो नहीं गए? नहीं। कि आप सप्लायर हैं और आपने क्रेडिट नोट इशू किया, तो किसको इशू किया? ये एग्जाम में लिखा नहीं हुआ, सिर्फ लिखा है क्रेडिट नोट इशूड। तो आपने फौरन जहन में सोचा क्रेडिट नोट इशूड, तो मैं सप्लायर हूं और ये सेल रिटर्न हुई है, और जिसको मैंने दिया है वो मेरा क्या है? कस्टमर है। और अगर लिखा जाए डेबिट नोट इशूड, तो इसके लिए वर्ड होगा वेंडर या सप्लायर। आप लिखेंगे डेबिट नोट इशूड, तो आप फौरन क्या सोचेंगे? परचेज रिटर्न है, मैं गुड्स का बायर हूं, मैं गुड्स का बायर हूं और मेरे सप्लायर ने इशू किया। दोनों बातें क्लियर हो गई। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली उसने एक दफा अजीब हरकत की, उसने लिख दिया डेबिट नोट इशू टू द कस्टमर। क्या लिखना था? क्रेडिट नोट।
देखिए जब भी आए ना क्रेडिट नोट इशू टू द कस्टमर, पूरा वर्ड याद रखेंगे, दिमाग ठीक रहेगा आपका। उसने एक दिन लिख दिया डेबिट नोट इशू टू द कस्टमर, राइट। तो इससे मुराद थी इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल। क्लियर हुई है? डेबिट नोट इशू टू द कस्टमर, इससे मुराद परचेज रिटर्न नहीं है। समझ आ रही? अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न हो तो आपका आउटपुट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, कम होगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे ना, और भाई सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपने जो अभी हमें अपोर्शनमेंट का क्वेश्चन करवाया था वहां सेल्स रिटर्न कहाँ लेकर जानी है? अगर अपोर्शनमेंट वाला क्वेश्चन हो तो ये वर्किंग टू में लेकर जानी है, जहां सप्लाईज का कॉलम नहीं बनाते, लिखते थे ना, टैक्सेबल सप्लाईज, ये वहां डालना है इसको। सेल भाई जहां सेल है वहां से रिटर्न भी वही होगी, भी जहां सेल होगी रिटर्न भी वही होगी, सादा सा सूल, कोई इसमें बिदड़ सिंगी नहीं मैं लगा रहा। इसी तरह जो परचेज रिटर्न है ये किसको कम करेगी, हाँ ये चली जाएगी वर्किंग वन में। इनपुट परचेज कहाँ पड़ी है, अगर परचेज आप वर्किंग वन में लेकर गए हैं तो ये वहां होगी, और अगर परचेज रिटर्न आपकी अपोर्शनमेंट वाला सवाल नहीं है तो क्वेश्चन में, जहां परचेज होगी परचेज रिटर्न भी वही होगी, जहां सेल होगी सेल रिटर्न भी वही होगी। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ आउटपुट को बढ़ाना है, सो फिर वही तरीकेकार है। आउटपुट कहाँ है, अगर तो आउटपुट पड़ी हुई है आपकी वर्किंग टू में, तो वर्किंग टू में। अच्छा वर्किंग टू में बोलूंगा तो समझ आ रही वर्किंग टू जो है, अपोर्शनमेंट की बात कर, सही है, क्लियर हो गया ये? तो असूल क्या लॉ ने बता दिया कि भाई अगर आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं तो आपको दोनों पार्टीज को नोट इशू करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को, क्रेडिटर को उसे और डेबिटर को उसको देना पड़ेगा। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको एक फायदा भी होगा। देखिए हम इसका पहले मैं डिजाइन ले लूँ कोई, मैं थोड़ी शोखी मार लूंगा मैं आपसे ये देखिए, ये है जी हमारे पास मिस्टर ए, ये सप्लायर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बायर है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, सही है। और इसने क्या किया, ये मैं एक शेप देता हूँ, ये सप्लायर क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट। ठीक है, इशू करेगा डेबिट नोट, डेबिट नोट इशू करेगा, सही है। और इसमें मैं लगाता हूँ एनिमेशंस।
मेरा टिक नहीं रहा है ना। इसमें कम लगती है। ये है। चलिए अब इसकी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ। जी, ये देखिएगा, ये हमारे पास आगे सप्लायर और बायर। येलो कलर में क्या है हमारे पास? सप्लायर। और ग्रीन कलर में बायर। अब ये क्या करेगा? ये इसको डेबिट नोट इशू करेगा और ये इसको क्रेडिट। ये सिचुएशन सही है। ये दोनों सिचुएशन ये होगी। दोबारा आपको दिखा दूं, ये इसको डेबिट नोट इशू करेगा और ये इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये वाली सिचुएशन आपने बना ली। चले जी, शो की पूरी होगी, आगे चलते। हाँ जी, हाँ जी थी। देखें तो ये इशू होता है। अब सवाल ये है कि जिसको मैंने चीजें रिटर्न की हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई आप अपने वाला हिस्सा पूरा अदा करें। आप सप्लायर है तो क्रेडिट नोट इशू कर दें, बायर है तो डेबिट नोट इशू कर दें, वरना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने के किताब में क्या लिखा हुआ है। सही है, समझ आ गई आपको? यानी अब एग्जाम में अगर लिखा हो क्रेडिट नोट तो आपने सिर्फ ये लिखा हो तो सप्लाई सेल रिटर्न, और अगर लिखा हो डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न। ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये एक ही जगह पर सर ने किया हुआ है। इसको रूल्स देखें। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस एंड द टैक्स रिटर्न और टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आपने क्या करने हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करेंगे। वो ये वाली है। नंबर 1, कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई, वैल्यू और एनी अदर रीजन। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन कब तक का टाइम है? यौमुल क़यामा, क़यामत तक का टाइम है आपके पास, जब मर्जी हरकतें करें? नहीं, आपने 180 डेज के अंदर अंदर ये काम करना है। ये 180 डेज पहले भी कहीं पड़ा हुआ है? कहाँ पे? पेमेंट करनी है, शाबाश। एक और जगह पड़ा था कि अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स बाय की हैं तो आपने पेमेंट्स कितनी करनी है? विदिन 180 डेज के। शाबाश। अगर मैं इनवॉइस भूल गया हूं, मैं किसी वजह से नहीं क्लेम कर सका, कितना टाइम है? 6 मंथ का। उसके लिए 6 मंथ का। ठीक है। ये आपने इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें आई कैप की किताब में ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया, ऐसे ही आप कंफ्यूज ना हो इससे। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने आपकी किताब में मौजूद है। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹100 टू मिस्टर बी हु इज आल्सो अ रजिस्टर्ड पर्सन। ए ने बी को गुड्स सप्लाई की 1 लाख रुपए की, तो बी ने इसको पेमेंट कितनी कर दी? 118,000 की। बी, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, मिस्टर बी विल नाउ इशू अ डेबिट नोट। राइट, डेबिट नोट कौन इशू करेगा? ये डेबिट नोट इशू करेगा और ये क्रेडिट नोट इशू कर देगा। अब एक चीज यहां पर याद रखें, जब मिस्टर ए, लेट्स सपोज कि ये सप्लाई हुई थी हमारी जून में, और जो गुड्स रिटर्न हो रही हैं वो अगस्त में हो रही है, तो ये यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मिस्टर ए जो है ये तो टैक्स डिपार्टमेंट को ये टैक्स जमा करवा चुका है 18,000। तो जब इसको पैसे वापस करेगा तो क्या ₹1 लाख देगा या 1,18,000 देगा?
आप खुद सोचें कि अगर आप किसी जगह पर जाएं, चीज वापस करें, तो वो पैसे काटता है सेल्स टैक्स के। मिसाल के तौर पे आप बाजार गए, बिस्किट लेके आ गए, उसके बाद यार ये रख लो, उसमें सेल्स टैक्स दे के आते हैं ना। तो जब पैसे वापस मिलते हैं तो वो क्या करता है? हाँ, यही असूल होता है लाइफ के अंदर भी, कि जब आप मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे तो सेल्स टैक्स समेत ही करेंगे। सही है। ये बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि आप उसका टैक्स भी उसको वापस करेंगे। करेंगे क्या? अपने क्वेश्चन के अंदर कि आप अपनी आउटपुट को कम कर देंगे रिटर्न में, और वो अपनी इनपुट को कम करेगा। बस ये होगा। यानी ये दोनों जो लोग हैं, मिस्टर ए जो है ये क्या करेगा? अपनी आउटपुट को यानी लाइबिलिटी कम कर लेगा अगस्त की, और ये अगस्त की अपनी इनपुट कम कर लेगा। ये फर्क इसमें, ये मैकेनिज्म है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्या होना चाहिए। यानी ये जो डेबिट और क्रेडिट नोट है, दो क्वेश्चन बारहा एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब आप सेल्स टैक्स की इनवॉइस इशू करते हो तो उस इनवॉइस पे क्या लिखते हो। ये आगे आएगा डॉक्टर रिकॉर्ड के अंदर जाके। और एक चीज जो पूछी जा रही है, कैसी नोट करते हैं, ये कैसी नोट करते हैं, दो तीनों में से ये। चलो, इनवॉइस जो है इसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट नोट, दिस इज जस्ट लाइक एन इनवॉइस, बस उसकी रिवर्सल एंट्री है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मेरे ख्याल समझाने वाली चीज नहीं है। सी पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर दोनों में से कोई एक रजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड है वो अपना कम उसको करेगा, ए और डी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया जी गुड्स डिस्ट्रॉयड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट की दुखती रग है ये, स्टूडेंट की दुखती रग है। अच्छा, इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं गोडाउन एक जो है ना नेट से कॉपी कर लूँ। ये जी आप समझे कि हमारे पास गोडाउन है। अब इसका मैं एक मैकेनिज्म आपके साथ जरा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ कहते हैं सर आप कौन सा दिन है जिस दिन आप कहते हैं मेरी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? तो भाई मैं अन इम्पोर्टेंट डिस्कस मैंने करके क्या करी? बेवकूफ आदमी होगा जो अन इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेगा। तो रोज ही, इसलिए जब भी मैं कहूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप समझे कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज है कि जब आप कोई चीज बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आप बाय करते हुए इसका जो इनपुट टैक्स है वो आप क्लेम कर लेते हो। सही है ना? ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है। इसके बाद होता क्या है कि या तो आप चीजें रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हो, या आप ये चीजें अनरजिस्टर्ड को बेचते हो, या आपके घर वाले उठा के ले जाते हैं, या आप खुद उठा के ले जाते हैं, या ये अपनी चीजें जो है आप अपने एम्प्लॉयज को दे देते हो, या किसी का कर्जा उतार देते हो,
लोन की या डेट की पेमेंट कर देते हो, या आप ये काम करते हो कि आप किसी को सैंपल कर देते हो कि ये लो यार, ठीक है, या आप जो है ये डोनेट कर देते हो, ठीक है, डोनेशन दे देते हो किसी इदारे को, या गिफ्ट कर देते हो आप, ठीक है, या ये गुड्स आप जो है वो वारंटी में किसी को दे देते हो। ये भी तो होता है ना, चीजें ऑलरेडी बेची थी, जाया होके वापस आ गई, तो आपने दोबारा वारंटी में इशू कर दी, ठीक है। और या ये होता है कि आपकी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो हमारा असल टॉपिक था गुड्स, ये हमारा असल में बेसिक टॉपिक ये था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, गुड्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड। असल टॉपिक मेरा ये था, लेकिन इससे पहले ये चीजें आपको समझाना जरूरी है। अगर आप गुड्स बेचेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपकी आउटपुट होगी 18% पे। अगर हम रजिस्टर्ड को बेचेंगे तो 18% भी देंगे और 4% भी देंगे। ड्राइंग्स होंगी तो फिर भी ये नॉर्मल सेल कहलाएगी। आपका एम्प्लॉय ले जाएगा तो फिर भी सेल कहलाएगी। आप किसी का कर्जा उतारने के लिए उसको चीजें बेच देंगे, वो भी सेल होगी। आप किसी को सैंपल दे देंगे तो वो भी आपकी सेल होगी। आप डोनेशन या गिफ्ट देंगे, ये भी आपकी सेल गिनी जाएगी। सिर्फ एक जगह पर लॉ ने एक बात की है कि अगर आप डोनेशन, आपने देखा होगा 6 शेड्यूल के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर आप डोनेशन करें एक हॉस्पिटल को, कितने बेड है, 50 अगर वो हैविंग मोर देन 50 बेड्स, तो फिर आपसे वो गुड्स क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्या बात है, राज्य के चावल मारी है। यानी इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि इस गुड्स का आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। ये बात जरा, वाह वाह जनाब, क्या बात है जी, छा गए जनाब। आज के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, जो शख्स भी हॉस्पिटल को गुड्स देगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। इसको पंजाबी में कहते हैं फिटे मुंह। उससे क्या मुराद है, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उससे मुराद पता क्या है, वो जो टैक्स आपने दिया हुआ वो जाया हो जाएगा सारा। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए उसको कहाँ डालना चाहिए था, जीरो रेटेड में। मजा तब था कि अगर आप हॉस्पिटल को कूलर लेके देंगे, एयर कंडीशनर लेके देंगे, तो वो जीरो रेटेड होंगी। उससे क्या फायदा होता कि उस पे आपका जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देती। ये होती है चीज। तो गुड्स क्या हो जाएंगी, अगर डोनेट कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, आउटपुट तो नहीं होगी, एक इनपुट भी जो है ना वो चला जाएगा। सही है। अच्छा, अगर आपने चीजें वारंटी में दे दी तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल भी नहीं होगी। ये फायदा होगा आपको। अगर गुड्स आप वारंटी में सप्लाई कर देंगे, वारंटी से समझते हैं ना, कि आपने कुछ चीजें बेची, वो खराब होके वापस आ गई, उसके अगेंस्ट आपने नई चीज कर दी या उसके कोई पार्ट सप्लाई कर दिए, तो उसके ऊपर भी आपको क्या होगा, गुड्स जो है वो टैक्स नहीं होगा। ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय होती है ना, इसको जरा सुनिएगा। ये इस डिस्ट्रक्शन का लॉ ने सबसे पहले बता दिया कि एक मैकेनिज्म है, उसके तहत आपने उस मैकेनिज्म को फॉलो करना है। क्या करना है, जब गुड्स डिस्ट्रॉय कहाँ हो सकती हैं, या तो गोडाउन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गई, या रास्ते में जाया हो गई, या कस्टमर के पास पहुंचने के बाद जाया हो गई। किसी सूरत में भी गुड्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई इन द गोडाउन।
इन ट्रांजिट या विद द कस्टमर, तीनों सूरतों में चीजें जाया हो गई। लॉ ये कहता है कि आप टैक्स डिपार्टमेंट की सुपरविजन में इसको जाया करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। जाया नहीं, जाया तो हो चुकी है, अब डिस्पोज ऑफ क्या करेंगे? अंडर द प्रॉपर सुपरविजन ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट इनको बुला के फिर आपने इनको डिस्पोज ऑफ करना है। मैं इसकी अक्सर एक एग्जांपल देता हूं। मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पर पीटीसीएल का गोल्ड लीफ का एक ट्रक जा रहा था सिगरेट लेके, तो वो वहां गिर गया। तो हम जब कॉलेज के लिए गए तो मैंने एक अजीब चीज देखी। उस वक्त मुझे क्या पता टैक्स क्या होता है, तो मैं वहां पर, मैं भी और मेरे बाकी दोस्त भी खड़े हो गए। तो मैं तो सिगरेट नहीं पीता था, बाकी दोस्त तो मेरे बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने ना उस ट्रक में, अच्छा वो ट्रक नहर में पड़ा हुआ है और उस पे पानी भी चल रहा है, और वो पीटीसीएल के लोग जो है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी वाले, सामने बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए। और वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसमें से पूरे डंडे निकाली जा रहे हैं। वो पूरा पैकेट को डंडा बोलते हैं ना। वो कहे यार आपकी मेहरबानी, टैक्स वालों को आने दें। मैं कही यार ये कितने पागल लोग हैं। यानी मेरा कारोबार हो और वो चीजें जाया हो जाए तो मैं तो निकालूंगा, और ये हाथ बांध के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं टैक्स वालों को आने दें। तो मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई। आज मुझे समझ आई कि वो चीजें जाया हो गई थी। वो टैक्स वालों का वेट कर रहे थे कि देखे भी चीजें गिरी हुई हैं, हमने जानबूझ के इसको जाया नहीं किया। अब समझ आई बात की। तो उन्होंने कहा कि टैक्स वालों की जिम्मेदारी के सुपरविजन के अंदर आपने इसको क्या डिस्पोज ऑफ करना है, नंबर वन। उसका फायदा क्या होगा कि फिर आपसे इसका आउटपुट टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है? देखें, ये आके ना तो गोडाउन में एकदम छापा मारते हैं, चीजें चेक करते हैं। अगर ये चीजें ना ना पड़ी हुई हो जो कि आपने परचेज में शो की थी, तो वो सप्लाई गिन लेते हैं उसे, कहते तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बेची है, झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए आपने अपने स्टॉक को क्या करना होता है? मेंटेन भी करना होता है। अब समझ आई? दूसरी इन्होंने कहा कि इसका जो इनपुट है वो भी जाया हो जाएगा। इसका इनपुट भी ऐसे समझे जैसे एग्जाम्ड गुड्स थी, ऐसे समझे जैसे। अब जरा सिचुएशन क्या हो सकती है, अब ये असल चीज ये है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, एक तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इसका इनपुट क्लेम कर चुके हो, ऑलरेडी इनपुट क्लेम कर चुके हैं। क्लेम्ड। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मैंने जनवरी में गुड्स खरीदी थी और 100 रुपया मैं इसका इनपुट ले चुका हूं ऑलरेडी। अगस्त में जाके चीजें हो गई हैं जाया। तो अब इस महीने में आप क्या करेंगे कि अपना जो जो आपका इनपुट है उसमें से 100 रुपीज माइनस करते हैं। जो इस महीने का इनपुट है ना, उसको कम कर दे 100 रुपए से। दोबारा सुन लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल में सिर्फ इतनी बात लिखी हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द पीरियड वर्थ ₹500,000, these goods were purchased in the month of Jan where proper input tax was claimed। तो आप क्या करेंगे कि अपने इनपुट में से 5 लाख का टैक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि जो आप क्लेम कर चुके थे, चूंकि चीजें जाया हो गई हैं, अब आपका उसके ऊपर हक भी क्या हुआ? जाया हो गया। यानी जो चीजें जाया हुई हैं, सेल्स टैक्स समेत जाया हो। ये बात आपने समझनी। गुड्स भी जाया, सेल भी, सेल्स टैक्स भी जाया हो गया। समझ आ गई? यानी उसका कोई आपको रिफंड। अच्छा, आप कहते हैं सर अगर ये प्रॉपर मैकेनिज्म में हम इसको ना करें, हम इसको इस प्रोसेस को फॉलो ना, चीजें जाया हो गई, हमने फेंक दी, उनको बताया भी नहीं है। वो आए, उन्होंने कहा जी ये गोडाउन खाली पड़ा हुआ है, गोडाउन खाली है, कहाँ है चीजें? जाया हो गई, जरा दफा हो जाते उल्लू के पट्टे ना हो। तो वो क्या होगा फिर? उसको जाया नहीं मानेगा, बल्कि क्या करेगा? आपकी सप्लाई में ऐड कर देंगे। तो सुपरविजन का ये मकसद है कि आपका उस पे ऊपर आउटपुट हम आपसे नहीं मांगेंगे। एक सिचुएशन ये है कि इसी महीने की चीजें थी, इसी महीने जाया हो, और अभी मैंने उसको क्लेम भी, तो आप क्लेम भी नहीं करेंगे। ये कैसे लिखा होगा एग्जाम में? ये ऐसे लिखा होगा कि भाई ये जो ऊपर आपको परचेज नजर आ रही है ना, 5 करोड़ रुपए की, इसमें 10 लाख की चीजें जाया हो गई हैं। तो आप क्या करेंगे?
उस 5 करोड़ में 10 लाख माइनस कर दें कि भी हमें अब इनका इनपुट भी इसका नहीं मिल रहा। क्यों, इसकी समझ आई है? ये कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो प्रोसेस में डिस्ट्रॉय होती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कहते बल्कि वेस्टेज कहते हैं। इसके लिए वर्ड प्रॉपर क्या होता है? वेस्ट। मिसाल के तौर के ऊपर, आपने टेबल बनाने थे, आपको ऑर्डर मिला 100 टेबल्स का, तो अब लकड़ी 100 टेबल की तो नहीं बाय करते हैं ना, यानी हम 10% मार्जिन रखते हैं कि टेबल खराब ना हो जाए। तो आप जो वुड बाय करेंगे तो वो हो सकता है 110 की बाय करें, लेकिन जो टेबल सेल करेंगे वो कितने करेंगे? 100। तो लॉ कहता है हम आपसे जो आउटपुट लेंगे वो 100 पे लेंगे और इनपुट आपको 110 का मिल जाएगा। इसके अंदर वो जो 10% वेस्टेज आई है ना, उसका इनपुट आपको मिलेगा। कोई समझ तो नहीं आई? नॉर्मल वेस्टेज यानी आपने जितनी भी चीजें बाय की हैं, आपने बाय की है 110, उससे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो 100 की हुई है। तो वो जो 10% आपकी वेस्टेज आई है उसका हम आपको इनपुट देंगे, वो जाया नहीं हुई। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए, ये जो लेक्चर मैंने आज आपको दिया है ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये आपको किसी किताब में, या जो इस तरह से पढ़ा रहा होगा वो कंफर्म है कि मेरा स्टूडेंट जरूर होगा, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। ठीक है, ये किसी किताब में ऐसी चीज नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको फुल मैकेनिज्म बता दिया कि क्या होना है। इस ओके, समझ आ गई है? मैं ऐसे ऐसे कहूंगा कि आपके साथ ये इसकी जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा जी, जरा दोबारा चले। अच्छा, इसको आपने इग्नोर करना है, ये खालिद साहब ने लिखा हुआ आई कैप नहीं इसको लेता, आई कैप इसको नहीं माना, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इनपुट टैक्स का मैंने आपको पढ़ा दिया। वेयर सच गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द बायर ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड से मुराद क्या है? जमीन पे आ गई, यही है ना, कि वेयर द गुड्स आर रिटर्न ऑन द ग्राउंड, यानी वो चीजें क्या आ गई? जमीन पर पहुंच गई। ये होगा इसका मतलब। क्या मतलब होगा ऑन द ग्राउंड? वजह से, इसको बोलते हैं वजह से। ग्राउंड ऑफ अपील इंग्लिश में लफ्ज बोला जाता है। ऑन द ग्राउंड वजह ये थी दैट द सेम आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड, देन द सेम shall be destroyed under the supervision of the sales tax department, and the input tax rate in respect of goods so destroyed shall not be admissible। ले चुके हैं। अच्छा, इसमें जी उसके लिए इसने वर्ड यूज किया एक्सपायर्ड का, कि चीजें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई तो उसने जाया कर दी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, आपने खुद कर दी या किसी से करवा दी, सेम इसके लिए यूज होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। देखिए, अगर चीजें ऑब्सलीट हो गई, आपने डिस्ट्रॉय नहीं की, डोंट टेक पंगा, ये दीज आर नॉट डिस्ट्रक्शन। ऑब्सोलेंस और चीज होती है, यानी टेक्नोलॉजिकली वो जो है ना वो डाउन हो गई है, दैट इज नॉट डिस्ट्रक्शन। हाँ, अगर वो ऑब्सोलेंस थी और आपने जाया कर दी, अब इसको डिस्ट्रक्शन माना जाएगा। समझ आ गई? तो ये इसको रीड कर लीजिएगा इसके अंदर। अच्छा जी, कल जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू हमारा आएगा। आपको याद होगा क्वेश्चंस के अंदर ये 3 चीजें लिखी जाती हैं न्यूमेरिकल में। एक वो कहता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी, एक बोलता है रिफंड, एक बोलता है कैरी फॉरवर्ड। तो कल आखिरी ये वाली जो चीज वो पूछ रहा है ना, कल उसको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इस चीज को रिस्ट्रिक्शन करेंगे, राइट। और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, क्या ये सेल्स टैक्स में इसका इस्तेमाल होता है या नहीं,
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लॉ के अंदर जो है वो सेल्स टैक्स में कंसीडर नहीं किया जाता, ये कल का हमारा इंशाल्लाह जो है वो मौजू होगा। डोंट मिस इट, आपने इस एपिसोड को मिस नहीं करना। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम डाई करेंगे मेन क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह ताला। अब जो है वो यानी अब समझे कि इस टॉपिक के बाद हम अ, अब हमारा टैक्स खत्म हो रहा होगा बड़े जबरदस्त तरीके से। इसके बाद आप कह सकते हैं कि जी इंशाल्लाह ताला मुझे न्यूमेरिकल जो है वो मैं कर सकता हूँ। सही है, चलिए कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप